अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जब से केपी इलेक्शन हुआ है उसके नताइज सामने आए हैं, तो एक नई बहस ने जन्म लिया हुआ है तब से। और एक तो ये बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी क्लियरली अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रही है, मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। एक रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर आला KPK से तलब कर ली है। अब तक जो दो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये कि एक तो महंगाई वजह बनी शिकस्त की, और फिर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात। ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी के अंदर के इख्तलाफात थे या टिकटों की जो तकसीम हुई वो वजह बनी। फिर मौरूसी सियासत का अंसर वहाँ पर खासा रहा कि हमने देखा कि अपने रिश्तेदारों को ही टिकट दिए गए। ऐसे में बहुत सारे पार्टी के और डिज़र्विंग लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हुए, वो भी बताया ये जा रहा है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के बैनर के साथ अपनी कैंपेन भी कर रहे थे, उनको बिठाया नहीं गया। बहुत सारी जगहों पर वो उम्मीदवार जीत गए, और जो मौरूसी सियासत हो रही थी, जो अपने रिश्तेदारों को टिकट दिए गए थे, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहरहाल इस वक्त एक तब्दीली है, और ये बड़ी तब्दीली है कि हम देख रहे हैं कि JUI फे वहाँ पर बड़ी सीटें लेने में कामयाब हुई, आज़ाद उम्मीदवार हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से कामयाब नहीं हुई। अब इमरान खान साहब खुद सुपरविजन करेंगे अगले मरहले में जब KP में इलेक्शंस होने हैं। लेकिन अब बात सिर्फ KP के इलेक्शंस की सुपरविजन की नहीं है, अब पंजाब से बातें चल रही हैं, सिंध से बातें चल रही हैं कि जो इस गवर्नेंस की सूरत हाल है, गैस के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ अपसेट्स शायद मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखने पड़ें। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब किस हद तक ओवरकम कर पाएंगे, और क्या वो बिल्कुल बेखबर थे जब अपने रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा था, जब इतना उनका एक सख्त स्टांस हमेशा से रहा है मौरूसी सियासत को लेकर, तो वो बिल्कुल बेखबर थे कि किसको टिकट दिए जा रहे हैं। और अब जिनको टिकट जिस तरह से दिए गए, जहाँ पर मौरूसी सियासत हुई, जहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि तहरीक इंसाफ है, तो क्या खान साहब बहुत सारे पार्टी के लोगों को, सिटिंग MNAs को, MPAs को फारिग करेंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं, ये भी उनके लिए एक बड़ा टेस्ट केस होगा। बज़ाहिर फिल वक्त रिपोर्ट के बाद चीज़ें वाज़े होंगी कि वो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें, साथ साथ जो इन इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह बनने वाला मामला है महंगाई का और बैड गवर्नेंस का, मैं चाहूँगा उस पर भी हम कुछ बात करें। और फिर साथ साथ एक बात इस वक्त जो मिनी बजट आना था उसके हवाले से चल रही है। ये मिनी बजट के हवाले से इस वक्त हुकूमत ये चाह रही है कि वक्त लगेगा अगर इसको पार्लियामान में पेश किया गया, लिहाजा इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया जाए, जबकि IMF की ये कंडीशन है कि इसको पार्लियामान के थ्रू अप्रूव कराया जाए। गवर्नमेंट अब इतलात ये हैं कि दोबारा से कोई मुज़ाकरात में जा रही है IMF के साथ कि उन्हें ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस बजट को पेश करने दिया जाए। अब सवाल ये है कि ऐसा हो पाएगा या नहीं, और क्यों कतरा रही है हुकूमत इसको पार्लियामान में लाने पे, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और अमीर अब्बास साहब हमें प्रोग्राम में कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, सीनियर साहब। सज्जाद मीर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। इस वक्त कैसे देख रहे हैं आप, बहुत कुछ हो गया, अब रिपोर्ट तलब की जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म क्या बिल्कुल बेखबर थे? वज़ीर-ए-आज़म अगर ख़ुद डायरेक्टली सुपरवाइज़ नहीं कर रहे थे तो कुछ लोगों की ड्यूटी उन्होंने लगाई होगी, चाहे KP से लगाई हो, चाहे वफाक से लगाई हो, जो देख रहे होंगे कि टिकटों की तकसीम कैसे है, स्ट्रैटेजी क्या है लोकल बॉडीज़ में। क्या उनसे कोई सवाल किया जाएगा, या बिल्कुल अब इमरान खान साहब जागेंगे और अब तक वो बिल्कुल बेखबर थे कि क्या हो रहा है KPK में, और रिज़ल्ट आए तो उन्हें पता चला कि अच्छा ये तो गलत हो गया? नहीं, वो जाग के क्या कर सकते हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या कभी आज तक कुछ उन्होंने तंजीम साजी में हिस्सा लिया है? किसी को मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा का सदर और सेक्रेटरी कौन है? किसी को मालूम है कि पार्टी कहाँ से चलाई जा रही है? सेंटर में अगर चीफ ऑर्गेनाइज़र इसको चला रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल का तो नाम ही किसी को मालूम नहीं है, आमिर कियानी है वो, अगर हैं तो क्या बेचते हैं वो, पार्टी की क्या नोज़ब चला सकते हैं? वज़ीरों मशीरों के सामने वो खड़े हो सकते हैं, रुक सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? ये सारी बातें सोचने की है। पार्टी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ इमरान खान का एक, जिसे कह दीजिए घंटा घर है, जिसके अयूब खान के बारे में कहते थे ना घंटे से फैसलाबाद का घंटा घर है, इमरान खान वो घंटा घर है। और इसके गिर्द बाजार भी नहीं है कि रास्ते उधर को जाते हैं उधर को जाते हैं, एक खड़पोंग है, चारों तरफ से खुला मैदान है, उस खुले मैदान में जो जहाँ खड़ा है वो अपना काम अदा कर रहा है। देखिए, पहले भी इमरान ने टिकटें नहीं दी थी, अगर इमरान ये समझता तो गलती करता है। इमरान को मालूम है टिकटें किसने दी थी, इमरान को मालूम है कि मदद किसने की थी।
आप अभी कह रहे थे ना कि ये मिनी बजट पार्लियामेंट में ले जाने से क्यों डरते हैं, तो इन्होंने पिछली बार जो अपने 2 कानून पास कराए थे वो कैसे कराए थे? 2 दिन पहले तो काफ लीग और मुस्लिम लीग क्यों और GDS सारी की सारी जवाब दे गई थी हम साथ नहीं है, वापस चली गई थी। रातों रात कैसे हुआ था? किसकी खुशामद करना पड़ी थी? और वो भी जाके किस मरहले में बात तय हुई थी कि आप उस वो दोबारा वही मुंह लेके जाएंगे उनके पास कि हजूर वाला सेम पेज वाले हैं, आइए और हमारी मदद कीजिए खैबर पख्तूनख्वा में? क्या कि ऐसी सूरत में जबकि दलदल में फंस चुकी है पार्टी, वो अपने इसके छींटे जो है अपने दामन पर मजीद पड़ने की अफोर्ड कर सकते हैं? ये महंगाई, बेरोजगारी, आप रोज स्टैटिस्टिक पेश करते हैं, कौम को तो पूछें कि उनका हाल क्या है। स्टैटिस्टिक भी क्या बताते हैं? ग्रोथ रेट आपका है नहीं, जो 5.8% छोड़ के गए थे और सन 20 में वो 60% हो रहा था, 7%, और उसके बाद आगे बढ़ना था। आपने कौम को कोई 5 से 10 साल पीछे कर दिया है। आपने डॉलर को की कीमत बढ़ाकर रुपए को जिस तरह डिवैल्यू किया है, किस चीज़ की आप तवक्को करते हैं? आप जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो इसलिए है कि आपने डॉलर की कीमत की है, इंपोर्ट पे आपको टैक्स मिल रहा है, वरना लोकल टैक्सेशन तो हो नहीं रही। आपके पास तनख्वाही देने के पैसे मौजूद नहीं है। इकॉनमी को आपने तबाह कर दिया। GDP आपका 333 था, शायद 23 था, वो कम होकर 2070 पे आया था, अभी 80 पे है, या शायद 3 पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा मैं कुछ कह नहीं सकता। सज्जाद मीर साहब, लेकिन ये तो इस सारों की चीज, सारी सिचुएशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी वजूहात तो बताते हैं खान साहब। वो भी अल जजीरा को इंटरव्यू दें या जहां भी दें वहां भी बताते हैं, मुकामी मीडिया को भी बताते हैं, वो माजी की गलत पॉलिसियां हैं। इट्स नॉट हिज फॉल्ट सर, वो कहते हैं ये हमारी गलती नहीं। जहां तो वो सेल्फ डिनाइल पे हैं या झूठ बोलते हैं। अब कौम मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी ये बातें। 3 साल के बाद भी कहते हैं कि माजी की पॉलिसियां हैं। वो 5.8% ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे, वो 323 का GDP छोड़ के गए थे, आपने उसको 200-300 से भी कम कर दिया। आपने ग्रोथ रेट भी कम कर दिया, आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। आप कहते हो एनर्जी फालतू पैदा हुई है। शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। आप ये कहो कि हम एनर्जी को इंडस्ट्री में कंज्यूम नहीं कर पा रहे, हम इंडस्ट्री चला नहीं पा रहे। जो इंपोर्ट बिल बढ़ता है वो जिस रॉ मटेरियल मशीनरी से बढ़ा था वो हम नहीं कर रहे, बल्कि हम तो मजबूर हो रहे हैं। डॉलर बढ़ाने की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है और हम कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है, और हर चीज का इंपैक्ट वहां पे पड़ रहा है। घी, दालें, आटा, यानी सब्जियां, सब कुछ। तो आप अगर इतने ही आप इनकलाबी थे तो ज़राअत को 3 साल में तो हमने बदल दिया होता ना जी। चल रही है सज्जाद मीर साहब, पॉइंट आ गया। मैं जरा आगे बढ़ते हुए ज़ैगम खान साहब की जानिब जाऊंगा। ज़ैगम खान साहब, कैसे देखते हैं आप मौरूसी सियासत? कहीं पर आपका भाई, कहीं पर बेटा, कहीं पर भतीजा, भांजा, ये तो सारी चीज़ें हमें KPK में नज़र आई। अब चले, जो हो गया वो हो गया खान साहब को। अब ये जब रिपोर्ट मिलेगी, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सारे लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हुए इनको फारिग करेंगे वो, या इसी में ही मसलियत होगी कि वो चुप कर जाएं और बस कुछ खास ना करें? देखिए सलान साहब, आपने तारुफ में 2 सेट ऑफ रीजंस बताएं, एक आपने लोकल बताई, एक आपने नेशनल बताई। देखिए, जो आपने लोकल रीजंस बताई उसमें एक आप अभी जिक्र कर रहे हैं मौरूसी सियासत का, कि टिकटें उन लोगों को दी गई जो किसी की वजह से लोग जीतते हैं। मौरूसी सियासत की वजह से लोग जीतते हैं पाकिस्तान में, मौरूसी सियासत की वजह से लोग हारते नहीं हैं। मौरूसी सियासत लोगों की स्ट्रेंथ होती है, लोगों की वीकनेस नहीं होती। तो मैं तो ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि मौरूसी सियासत की वजह से लोग हारेंगे। दूसरे पार्टियों में भी यही मामला है, इससे मुख्तलिफ तो नहीं है। वहाँ भी तमाम जो हैं आप देखें, जो जीतने वाले हैं वो भी किसी के भाई हैं, बेगमें हैं, बेटे हैं, इसी तरीके से है, और PTI में भी इसी तरीके से। दूसरे रीज़न जो आपने बताए जी, लोकल लेवल के झगड़े थे, तो लोकल बॉडीज़ में कहाँ लोकल लेवल के झगड़े नहीं होते? क्या दूसरी पार्टी में आपस में मामलात नहीं थे? इसमें हर जगह खड़े होते हैं। जो ये रीजंस बता रहे हैं KP की, वो तमाम पार्टीज के लिए ट्रू है, सिर्फ इनके लिए नहीं है। ये सिर्फ बहानाबाजी है। जो असल रीजंस हैं उसका ये सामना करने को तैयार नहीं है कि वो रीजंस बहुत तल्ख हैं और वो पूरे मुल्क पर लागू होती हैं। सज्जाद मीर साहब ने जो मैक्रो इकॉनमी के इंडिकेटर्स बताए वो बिल्कुल ठीक बताए, और वो सबसे बड़ी वजह है। आप देखिए, ये मैक्रो इकॉनमी तो जो इंडिकेटर्स आपको नजर आ रहे हैं ये खाली फिगर्स नहीं है। अगर आपकी GDP कम हुई तो इसका मतलब है
पर कैपिटा जीडीपी कम हुई, यानी एक आदमी के हिस्से में जो दौलत आती है हर साल वो कम हो गई और बड़ा सब्सटैंशियली कम हो गई। और उसका नतीजा ये निकला कि आज से 4 साल पहले जब हम बांग्लादेश से आगे थे, आज एक आम पाकिस्तानी एक आम बांग्लादेशी से 40% कम कमाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश को हमसे बिछड़े हुए जब 50 साल हुए तो ऐन उस मौके पर हम उनसे इतना एक आम आदमी बांग्लादेश से पीछे चला गया। और इमरान खान साहब तो हमें डेनमार्क बनाने के दावे करते थे ना, वो तो मवाजना यूरोप से कम तो किसी का मवाजना ही नहीं करते थे। वो तो नेदरलैंड के वजीर आजम की साइकिल और डेनमार्क वालों की जो है वो गरीबों के लिए काम और बरतानिया के वजीर आजम का तरीकाकार वो बताते थे ना। और हुआ ये कि पाकिस्तानी जो है वो बांग्लादेशी से भी पीछे चला गया, जहां के लोग पता नहीं किस किस तरीके से सफर करके पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते थे। तो जो मईशत है ये सबसे बड़ी रीजन है, लोगों को बहुत पनिश कर रही है। सब समझ नहीं आती, आप भी ये बात कर रहे हैं, सज्जाद मीर साहब ने भी तफसील से ये सूरत बताई। वो बताते हैं हमें वक्त दूर नहीं है कि यहाँ पर लोग नौकरियां लेने के लिए आएंगे। समझने से कासिर हूं मैं कि किसकी बात पर यकीन किया जाए। आप अरसलान साहब किसी की बात पर यकीन ना करें, आप इंडिकेटर्स को देखें, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, आप IMF की रिपोर्ट देखें, बैनुल अक़वामी जो मुबस्सिरीन है, जो इदारे हैं जो बताते हैं उनको देखें। आप देख लिए कि 5 साल पहले आपको बैनुल अक़वामी इदारे ये कह रहे थे कि जी ज़ैगम खान यही बता रहे थे ना, ये मैं पाकिस्तानी। अच्छा, क्या इस वक्त ये सही नहीं है कि इस एक साल के अंदर, गुज़श्ता एक साल के अंदर, बल्कि यही साल जो भी ख़त्म नहीं हुआ, पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट में से भी निकाल दिया गया है कि पाकिस्तान को जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो पाकिस्तान को अब इमर्जिंग मार्केट नहीं समझते। वो नहीं समझते कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी मैशत को भरती हुई मैशत है। कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है। और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि ये 40% का फ़र्क जो इस वक्त पैदा हो गया बांग्लादेश से, ये बढ़ रहा है। बांग्लादेश तो 8% पे ग्रो कर रहा है, मुसलसल उसके इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं, आबादी को वो कंट्रोल कर चुका है, सेहत बेहतर कर चुका है। एक बांग्लादेशी पाकिस्तानी से 7 साल ज़्यादा जिंदा रहता है, उनकी तालीम बेहतर है, तमाम इंडिकेटर्स बेहतर हैं। राइटली वो तो आपसे आग देखिएगा 5 साल के अंदर उसकी एक आम बांग्लादेशी की इनकम पाकिस्तानी से दुगनी होगी। आप पे वीजे लगा के बांग्लादेश काम करने जाया करेंगे, कहां कौन आएगा यहाँ काम करने जहां हमारी आबादी बढ़ रही है। आप इसी को देख लीजिए। ज़ैगम खान साहब पॉइंट आ गया सर, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। अमीर अब्बास साहब की जानिब में बढ़ूंगा। अमीर अब्बास साहब, आप कैसे देखते हैं को मुसलसल बात हो रही है, पहले ये बड़ा अपसेट था, बताया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्तलिफ सफाइयाँ हैं जो दी जा रही हैं, रिपोर्ट तलब कर ली, ख़ुद निगरानी करूँगा, लेकिन जो कुछ है वो अब दीवार पर है, सामने है, नज़र आ रहा है हमें कि ये हो गया। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि ये अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेशक खान साहब खुद भी सुपरवाइज करें अगला मरहला, नताइज मोर और लेस इसी तरह के ही होंगे। इमरान खान की इस बदतरीन हार को सिर्फ महंगाई के अंदर समोने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम इंसाफ नहीं कर रहे इमरान खान की बदतरीन तर्ज हुक्मरानी के साथ। इंसाफ का तकाजा यह है कि इमरान खान की ये हार सिर्फ महंगाई की वजह से नहीं है। इमरान खान की ये हार, इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर उस अमूमी फ्रस्ट्रेशन का है, उस अमूमी डिसअपॉइंटमेंट का है जो मास्टर्स में आम लोगों के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है इमरान खान के खिलाफ। और उसकी वजह यह है कि 2010 पहले जो इमरान का एक स्केच लोगों के जहन में बना हुआ था, लोगों ने जिस महबूब को अपने जहन में दिल में उतारा हुआ था कि जब ये शख्स इक़्तिदार में आएगा तो इसके खदो खाल ऐसे होंगे, इसकी हुक्मरानी इस तरह से होगी, इसका चाल ढाल ऐसे होगा, इसके फैसले यूं होंगे, वो जो एक खाका जहन में बना हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वो खाका बहुत बुरी तरह से टारगेट था। और इमरान खान का जी अमीर अब्बास, उनकी पर्सनैलिटी जरूर कैरिस्मेटिक है, लेकिन
इमरान खान साहब की जो तर्ज हुक्मरानी है वो वही है जो नून लीग के ज़माने में थी, जो पीपल्स पार्टी के ज़माने में थी, जो परवेज मुशर्रफ के ज़माने में थी, जिसको हम रिवायती तर्ज हुक्मरानी कहते हैं, कन्वेंशनल वे ऑफ गवर्नेंस। इमरान खान से लोग गैर रिवायती गवर्नेंस की तवक्को कर रहे थे या हुक्मरानी की। तो असल में जो मायूसी है वो ये है, महंगाई तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर, लेकिन वो एक फैक्टर है। तो ये जो बहुत बड़े बड़े ल्यूक्रेटिव किस्म के चमकीले वादे थे, उनमें से कोई एक वादा ऐसा नहीं है अरसलान जो इन 7 सालों में जिसकी बेल मटे चढ़ती हुई नजर आती हो। तो इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स, उनके सिंपथाइजर्स जो उनके साथ हमदर्दी रखते थे कि नहीं यार एक दफा इस शख्स को मौका मिलना चाहिए, जहां बाकी पार्टियों को इतनी बार मौका मिला तो एक दफा इसको आजमाने में क्या हर्ज है। इसमें एक लॉजिक भी थी लोगों के साथ जुमट। तो ये वो पूरा एक तबका है जो इस वक्त इमरान खान से नाला है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जाती हैसियत में हमारे अपने कुर्ब-जवार में अजीज दोस्त रिश्तेदार दफ्तर, बहुत सारे लोग अब रिटेलिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम इमरान खान की नफरत में किसी को वोट दें, हम इमरान खान को वोट नहीं दें। ये एक लम्हा फिक्र है इमरान खान के लिए कि वो शख्स जिसको लोगों ने महबूब बना के अपने दिल में, अपने दिमाग में उतारा था, आज लोग उसको अपना रकीब तस्वुर कर रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं जज्बा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। आप एक जनरल परसेप्शन क्या है इस वक्त सोसाइटी के अंदर कि इमरान खान एक अनपॉपुलर हुक्मरान बन चुके, इमरान खान समझौते करने वाले हुक्मरान बन चुके, और समझौते भी क्या, फैटी कॉम्प्रोमाइजेज। अब बड़े कॉम्प्रोमाइजेज करने पड़ते हैं, हमें भी अंदाजा है। ये हुकूमत हुक्मरानी की आसान काम नहीं है, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर करने पड़ते हैं कॉम्प्रोमाइज। लेकिन आप अपने उसूलों पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना। वो उसूल, जिन उसूलों के ऊपर आपने 25 साल सियासत की और आपने पूरी एक नस्ल जवान की इस मुल्क के अंदर, ये सबक देकर कि ये वो उसूल है जिन पर तुमने चलना है, जो इन उसूलों के साथ डेविएट कर देना उसको दीवार से दे मारना। ये इमरान खान ने लोगों को सबक पढ़ाया था, ये मैंने अपने नहीं पढ़ाया था, ये इमरान खान ने कहा था कि जो मेरे पास अब सवाल ये है कि ये वाकई वो असूल थे या ये वो बातें थीं जो इक़्तिदार में आने के लिए थी और फिर जब इक़्तिदार में आ गए तो मामलात बदल गए। सवाल तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए ना, अब तो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान सिर्फ उन्होंने वो तय कर रखा था कि बस मैंने एक दफा किसी तरह शेरवानी पहनी। अब तो लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, मैं अगर से इससे इत्तेफाक करूं ना करूं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये देखिए ना, एक तारीख में एक बड़ा किरदार गुजरा है, सज्जाद मीर साहब जरूर वाकिफ होंगे, हसन बिन सबा। हसन बिन सबा क्या था, उसकी आंखों में कशिश थी, उसने एक मसनूई जन्नत बनाई, वो लोगों को हशीश पिलाकर उस जन्नत में लाता था, खवातीन को, मर्दों को। तो ये तारीख में ऐसे गुजरते हैं कि जिनके अंदर कशिश होती है, जिनके अंदर हिप्नोसिस होता है, वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने लोगों को हिप्नोटाइज किया था। जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए, वो अपने उस जो 70-71 से पहले के वादे नारे थे भुट्टो साहब के, वो बिल्कुल उसी बात सुन गए। उनके अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई, उन्होंने अपने मुखालिफिन को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके अंदर ईगो आ गई थी। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी कशिश होती है, वो कशिश लोगों के साथ जोड़े रखती है। राइटली सेड मीर अब्बास साहब, आपका पॉइंट आ गया। ये वो कशिश थी, नो डाउट वो थी, और एक बहुत बड़ी तादाद में मुल्क का यूथ और बहुत सारे लोग जो शायद इलेक्टोरल सिस्टम में हिस्सा भी नहीं लेते थे, इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं लेते थे, वो निकले और तब्दीली की एक बात आई। अब आगे बढ़ते हुए सज्जाद मीर साहब, द पॉइंट इज़ कि इस वक्त अगर हम देखते हैं तो बैड गवर्नेंस है, जिसका जिक्र तीनों आप मौजूद मेहमानों ने किया है, लेकिन उसके साथ साथ एक बढ़ती हुई मायूसी है। अब पहले की जमातों से बहुत सारे लोग मायूस थे, तो ये जमात एक उम्मीद की किरण थी। अब कलेक्टिवली लोग इससे भी मायूस हो गए हैं। तो हमारी सियासत किस सिमत में आगे जाएगी? उम्मीद की किरण क्या है? किसको देखेंगे? फिर उन्हीं पार्टीज की तरफ हम वापस जाएंगे? किस कोई नया उभरेगा? ये मायूसी के बादल कब छटेंगे सर? देखें, उनमें से कोई पार्टी भी आवाम की कुव्वत के बगैर सामने नहीं आई। आज हम कह देते हैं कि गमलों में उगे हुए लोग हैं, सारे हैं। भुट्टो के बारे में भी कहते हैं, यूब ने पाला था उसे, और नवाज शरीफ के बारे में भी कहते हैं। बहरहाल इन पार्टियों के लोगों में रूट्स थे और उसकी कोई वजूद थी, और वो जो तसादम था उसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी जो इस मुल्क में कायम हुई थी और जिसके नतीजे के तौर पर उन्होंने अमर्ज किया था।
इमरान इस तरह बिल्कुल जिस तरह ओबामा तब्दीली के नाम पे आया था, तब्दीली के नाम पे आए थे, जो खुद वैसे एक वेग वर्ड था, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को अपने लिहाज से डिफाइन करने की कोशिश की। यहाँ तक बाद में इनको करना पड़ा कि इन्होंने ये कहा कि यू टर्न जो ये तो अच्छी बात होती है, फिर हर चीज़ से इस तरह मुकरे, इस तरह पलट पलट के देखा कि हम टीवी चैनल वालों ने बार बार उनके बाजी के क्लिप दिखाते हैं और कभी हाल के क्लिप दिखाते हैं। देखिए, कौम को चाहिए जो सीधी बात थी, उनको चाहिए जो सामने की चीज़ें थी। पहले तो नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान का पहले लोगों ने, अब इन्होंने सेहत और तालीम भी यकीनी तौर पर सोशल फैक्टर सेक्टर में बहुत काउंट करती है, वो ऐड की गई। पता चला कि आपने ये सब दिखावे का काम किए, यानी कि जो आपको क्या पनाहगाहें बनाने से, दस्तरखान बनाने से आपकी मैशत बदलेगी? आपके पास एक मैशतदान नहीं है। आपने कहा 200 लोगों का मैंने टोला बना रखा है दुनिया में, जो आएगा और आके बिल्कुल बदल देगा हमारी किस्मत। पता चला कि उस टोले को पता नहीं है, जिस एक आदमी को लेकर आए थे उसमें पूरी कौम ने और दुनिया के हर गोशे से इतराज़ात उठने शुरू हुए कि तो फलां लॉबी का आदमी है। इल्ज़ाम तो इमरान पर भी था कि ये इंटरनेशनल लॉबी का आदमी है, बल्कि मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, इमरान का आना, नवाज शरीफ का जाना सी पैक और IMF के दरमियान लड़ाई है और कुछ नहीं है, इंटरनेशनल लड़ाई है। हम IMF के सामने जो सरनगू हुए हैं उसकी कीमत हमें और क्या अदा करना पड़ेगी? कश्मीर से लोग कहते हैं हम दस्तबरदार हो गए, क्या हम अपनी एटमी कुव्वत से भी दस्तबरदार हो जाएंगे? हम कहाँ जा रहे हैं? अगर दिवालिया हो गए तो क्या क्या बेचेंगे? कभी ऐसा हुआ था IMF के प्रोग्राम में हम पहली बार नहीं गए? कभी किसी ने ये शराइत तय की थी जो आप की हैं? जरदारी को आप 100 गालियां दें, लेकिन जब जरदारी आए थे IMF पे थे, वो शराइत पूरी नहीं कर सके, IMF से निकल गए। मईशत का जो हाल किया वो अलग बात है, उनके पास भी कोई मईशतदान अपना नहीं था, लोकल नहीं था। नवाज शरीफ के ज़माने में जब प्रोग्राम चला तो इसाक डार को आप गालियां देते रहे, लेकिन इसाक डार ने वो प्रोग्राम पूरा भी किया और IMF को खुदा हाफिज भी कहा, और जाने के बाद भी ये कह गया कि आपने पॉलिसियां बदल ली हैं, डॉलर की कीमत कम कर रहे हैं, अगर मेरी पॉलिसियों पे अमल करते हैं तो आपको कभी IMF को पास जाना ना पड़ता। इन्होंने आके ऐसी कहते हैं मैशत ऐसी दी, मैशत क्या ली भाई? जितनी इन्वेस्टमेंट आपको बाहर से आ रही थी, जितना पैसा आपके यहाँ इन्वेस्ट हो रहा था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया था, आपकी एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, आप आगे बढ़ रहे थे। अब आप ऐसे आप कहते हैं एनर्जी सरप्लस थी। भाई इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है यार? कहते हैं महंगी बिजली पैदा की, और खुदा के वास्ते अब आप फर्नेस साइड पे जो बिजली पैदा कर रहे हैं, महंगी तो वो होगी जब आप गैस खरीद नहीं रहे कह के ये महंगी है। मुल्क की मैशत का सत्यानाश कर दिया। आपका कोई इकनॉमिक विजन नहीं था। आपका इकनॉमिक विजन जब क्या असद उमर आया तो मैंने उसी वक्त अर्ज किया था, मुझे उससे हमदर्दी इसलिए थी कि उनके वालिद जनरल उमर जो थे हमारे बुजुर्ग दोस्तों में थे और बड़े बनंजा आदमी थे। अगरचे उनका नाम भी पाकिस्तान तोड़ने वालों के उस टोले के साथ लिया जाता है जो जिसका जिक्र हमूद अल अमान कमीशन रिपोर्ट में भी है जी। यकीनी तौर पर वो एक अलग कहानी है, लेकिन उसके बावजूद उनसे हमदर्दी थी कि वो एक अच्छे टेक्नोक्रेट थे। लेकिन मैंने अर्ज किया था कि देखिए इस मुल्क की किस्मत को, इकोनॉमी को चार्टर्ड अकाउंटेंट और फंड मैनेजर्स के सपुर्द कर दिया गया है। मैंने शौकत अजीज से ये कहा था, फंड मैनेजर उसको कहा था, लेकिन इन्होंने तो ऐसा शख्स लाए कि ना बैंकर था, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ना इकॉनमी से कोई ताल्लुक था, वो मैनेजमेंट का आदमी था। वो बेचारा मैशत क्या चलाता? वापस आके हमने वही मांगे तांगे के वज़राए खजाना चुने और जाहिर है कि फिर मैशत किसके हाथ में जाएगी? गवर्नर तो आपका वाइसराय बना हुआ है इंटरनेशनल कुव्वतों की तरफ से। कौन मैशत चलाएगा इस मुल्क की? डॉलर खिसकता जा रहा है, सिरकता जा रहा है, क्या बनेगा इस मुल्क का? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सज्जाद मीर साहब, पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ज़ैगम खान साहब, माजी में ये होता रहा कि मार्शल लॉ आते रहे और मार्शल लॉ के बाद हमें फिर जमहूरियत याद आती थी और फिर मार्शल लॉ आ जाता था, फिर जमहूरियत याद आई। ये पीछे दो तीन दहाइयों में, अगर हम 4 दहाइयों में देख लें तो अभी तो सर जमहूरियत की कॉन्टीन्यूटी है।
सिर्फ एक नई पार्टी इक़्तिदार में आई है, अब हमें फिर क्या पिछली दोनों पार्टीज बेहतर लगने लगी हैं और याद आ रही हैं? असरान साहब, मैं समझता हूं कि जमहूरियत की कंटिन्यूटी उस सेंस में नहीं है। आप ये देखिए कि 10 साल की जमहूरियत के बाद एक नया सिस्टम आया था, जिस सिस्टम को आप हाइब्रिड सिस्टम के नाम से देखते हैं। पहले भी जैसे 10 साल के बाद एक बैकलैश आता था, तो अभी भी आप देखें 10 साल की जमहूरियत के बाद उसी तरह की आपको मुक़्तदरा क़ुव्वतों की तरफ से नाराज़गी नज़र आई, और सिर्फ हुकूमत तब्दील नहीं हुई बल्कि एक नया सेटअप आया जिसको तस्लीम भी किया जाता है। कोई कहने में आजकल लोग आज भी महसूस नहीं करते कि जो हाइब्रिड निज़ाम था, और मेरा ख्याल है ये भी उसी तरह का आपको फिर रिएक्शन नज़र आ रहा है। जिस तरह माशाल्लाह नाकाम होते रहे, उसी तरह फिर हाइब्रिड सिस्टम भी नाकाम हो गया, और उसी तरह का आपको बैकलैश जो नज़र आ रहा है वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ नज़र नहीं आ रहा, जो बहुत अफसोसनाक बात है। और लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स कितने भी कमज़ोर हों, उसमें कितनी भी खामियां हों, जमहूरी निज़ाम में कितने ही एक कोताहियाँ हों, बहरहाल मसाइल का जो हल होता है वो जमहूरी क़ुव्वतों के पास ही होता है, उसका तरीका जमहूरियत में ही होता है। अब सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत अच्छी गुफ्तगू जो है वो हुई, और मैं जो पिछले दोनों साथियों ने जो गुफ्तगू की, अमीर अब्बास साहब ने, सज्जाद मीर साहब ने, उसमें एक पॉइंट को मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में कहना चाहूँगा। देखिए, इमरान खान साहब ने जो एक बात मुख्तलिफ की थी, जो उनका वादा था, उसको सोशल साइंस की टर्म में आप कह सकते हैं थेरी ऑफ चेंज। उन्होंने जो सारी तब्दीली के वादे किए थे उसके पीछे बताया था कि इस तरीके से ये तब्दीली आएगी, और वो वादा क्या था? उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जो तमाम मसले हैं उनकी जड़ करप्शन है और करप्ट लीडर हैं जो पाकिस्तान को तरक्की देना ही नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर उनकी एक वीडियो जो है वो पिछले दिनों वायरल हुई थी, बार बार मुख्तलिफ चीज़ें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो कहते हैं कि केपी के हर तीसरे नलके में से गैस निकलती है। यानी केपी में इतनी वाफिर गैस है कि आप नलका भी खोदते हैं तो नीचे से गैस निकलती है, लेकिन ये करप्ट लीडर जो है वो कौमी वसाइल को इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन एजेंट हैं, ये करप्ट हैं, सिर्फ वो काम करते हैं जो फ़ायदा हो जिसमें। और उनका कहना ये था कि जब एक ईमानदार लीडर ऊपर आएगा तो मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा, क्योंकि $10 बिलियन जो हर साल मुल्क से चोरी होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो नहीं मनी लॉन्ड्रिंग होगी। जो चोरी किए हुए $200 बिलियन पड़े हैं वो वापस आ जाएंगे। हर चीज को वो जोड़ते थे अपनी ईमानदारी के साथ, और वो कहते थे जब टॉप पर ईमानदार लीडर आएगा तो मुल्क खुद ब खुद तब्दील होगा, इतना तरक्की कर जाएगा जितना यूरोप ने तरक्की की है, क्योंकि यूरोप की तरक्की की वजह भी उनके नजदीक यही थी कि वहां लीडर ईमानदार हैं। तो जाहिर है लोगों ने इसी उम्मीद पे उनको दिया। तो अब जब हालात नजर आ रहे हैं तो वो कहते हैं जी पीछे वाले कसूरवार थे। भाई पीछे वाले करप्ट थे, आप तो करप्ट नहीं है ना। जो आपके तब्दीली के वादे थे वो कहाँ गए? आपने इस अरसे में क्या किया? हालात बहुत संजीदा हैं। मेरे फाजिल दोस्तों ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत बड़ी एक सुर्ख बत्ती इस वक्त पाकिस्तान पे जल रही है। हम दूसरे ममालिक के हिसाब से भी पीछे जा रहे हैं, हम पूरी दुनिया में पीछे रह जाएंगे। देखिए हमारा जो खित्ता है ये दुनिया का सबसे पसमानदा खित्ता था, और आप देख रहे हैं पसमानदा खित्ते का जो पसमानदा मुल्क था, बांग्लादेश की मैंने आपको मिसाल दी, जो पिछले साल तक इस वजह से उसको मदद मिलती थी कि दुनिया का गरीब तरीन मुल्क समझा जाता था, आज वो मुल्क जो दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बन के इमदादें लेता था वो भी हमसे आगे निकल गया, जिसके पास कुछ वसाइल नहीं है, कुछ पैदा नहीं करता। सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है चीन के बाद, लेकिन एक गांठ वहां जो है वो कॉटन की पैदा नहीं होती। तो ये बहुत ही संजीदा मामला है, और लोगों ने जो रिएक्ट किया है ये अच्छी बात है, क्योंकि जमहूरियत में फिर जैसी भी जमहूरियत हो, लोगों का रिएक्शन ही हुक्मरानों को सबक सिखाता है कि वो अपने तौर तरीके बदलें। बिल्कुल सही। अमीर अब्बास साहब आपसे जानना चाहूँगा, सर सारे बातें हो गई, कोई अब भी उम्मीद की किरण है हमें बाकी जिस तरह से? क्योंकि इमरान खान साहब एक के बारे में एक चीज़ हम जानते हैं कि वो शिकस्त नहीं मानते, वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। अब अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जो इस वक्त हम सब बातें कर रहे हैं, या जो बात अब तक हुई है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, कोई ऐसा मौजज़ा, कोई ऐसा नामुमकिन काम कर दिखाएंगे इमरान खान साहब के, पता लगेगा साल के अंदर अंदर ऐसे खुशहाली आएगी, अवाम में गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और एक आम आदमी की हालत ज़ार भी ठीक हो जाएगी? कुछ अब भी उम्मीद है? नहीं, मैं अरसलान बड़ा पैसिफिस्ट किस्म का आदमी हूँ। मुझे कुछ ज़बरदस्ती का ऑप्टिमिस्ट बनने का शौक नहीं है। मेरे सामने तो जो जितनी मेरी कोताबीनी है, या मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, जो मैं देख रहा हूँ मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। देखिए इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा।
मैं 50 लाख, क्या इमरान खान तो फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं 1 करोड़ से कई ज्यादा दे चुके हम नौकरियां, तो कहते हैं हम दे चुके 1 करोड़। पता नहीं को सजाद मीर साहब को नौकरी मिली होगी या जहर खान साहब को मिली होगी, हमें तो नहीं पता कि वो कौन सी 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिल गई है। 50 लाख घर बनाने थे, गवर्नर हाउसेस को अवामी इस्तेमाल में लाना था, ये जो 12-12 एकड़ पर बने हुए डीसी हाउसेज और डीपीओ हाउसेज हैं इनको अवामी इस्तेमाल में लाना था, ये जो लाहौर में GOR 1, GOR 2, GOR 3 यहाँ जो अशराफिया रहती है उन अशराफिया को वहां से निकाल के ये खरबों डॉलर की प्रॉपर्टी को अवाम के मसरफ में लाना था। पुलिस अब भी सर एक सूबाई वजीर के पास 17 कनाल का घर है GOR में और 2 खानदान मुलाजमत पे हैं, खानदान सर। मॉल रोड लाहौर पर अगर आप जाएं तो सारे जो सूबाई गुजरा है उनके घर मॉल रोड लाहौर के ऊपर है, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, सिर्फ मिनिस्टर्स की, ब्यूरोक्रेसी की आप छोड़ दें। इसी तरह से पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड और लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तरह बनाना था, ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स लेकर आने थे, जो नौ आबादियाती दौर का अंग्रेज का छोड़ा हुआ जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, जाबराना आमराना निज़ाम, उसको खत्म करके एक सर्विस ओरिएंटेड पब्लिक सर्विस वाली ब्यूरोक्रेसी लेकर आनी थी। ये कहाँ है सब? नए सूबे बनाने थे, जनूबी पंजाब सूबा बनाना था, हजारा सूबा बनाना था, सूबों के ऊपर एक नया कमीशन बनाना था, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था। ये किधर है सारी बातें? वो 200 अरब डॉलर बाहर जो लूटा हुआ था उसको पाकिस्तान वापस लेकर आना था, उसमें से दो डॉलर तक पाकिस्तान वापस वो नहीं लेकर आ सके हैं। इसी तरह से तालीमी इनकलाब इस मुल्क में बर्पा करना था। वो जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर था, उस ना सिर्फ ये उस 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना था, बल्कि आइंदा ऐसा निजाम बनाना था कि कोई बच्चा भी जो 3 करोड़ तक पहुंचे वो 100% इस बात को इंश्योर करे जा सकते वो स्कूल में दाखिल हो रहा हो। जो पब्लिक हेल्थ केयर का निजाम है, सरकारी अस्पताल है, उनके अंदर एक इनकलाब बर्पा करना था, रिफॉर्म्स देखने थे। ये कहाँ है सब कुछ? तो मैं बार बार इस नुक्ते के ऊपर आऊंगा कि वो इमरान खान जिसने ये सब बातें की थी, वो इमरान खान हमें नजर नहीं आ रहा। ये कोट अनकोट अल्फाज है इमरान खान के जो मैंने आपके सामने रखे। उन्होंने 18 अगस्त को उन्होंने कौम के सामने हल्फ उठाया था, उन्होंने ऐलान किया था कि मैं बासब जो चीजें उन्होंने की हैं उनका भी तो तज़किरा थोड़ा सा करें। ठीक है, आप पेसिमिस्ट हैं, आपने ये बात कह दी, आप कामयाब जवान प्रोग्राम देखें, 20 लाख खानदानों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकालने के लिए कर्जे देखें, हेल्थ कार्ड देखें, ये असलन के मिलते, ये देखें ना, ये कोई इनकलाबी प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है, मैं इनकी तारीफ कर देता हूं, मैं तालियां बजा देता हूं उनके लिए। लेकिन इससे मिलते जुलते प्रोग्राम माजी के हर दौर में किसी न किसी नाम से आते रहे। ये कोई कमाल नहीं है। आप इमरान खान को लोगों को हेल्थ कार्ड की सूरत में चेक बांटने के लिए नहीं लाया गया था कि वो 10 लाख रुपए हर आदमी को चेक दे देंगे। उनको लाया गया था कि वो हेल्थ केयर को ठीक करेंगे। ये कौन सी कमाल की बात हुई कि मैंने बीमार है, मैंने आपको कहा यार ये पकड़े 5 लाख रुपए, मुझे बाद में वापस कर देना, जरा जाके वहां से प्राइवेट अस्पताल से इलाज करवा लो। ये वज़ीर आज़म। लेकिन अमीर बासब लंगर खाने देखें, पनाहगाहें देखें, आम आदमी का दर्द देखें वज़ीर आज़म साहब के दिल में। मैंने कहा लंगर खाने देखें, पनाहगाहें देखें, वो जाते रहते हैं कहीं ना कहीं इस्लामाबाद की किसी देखिए ये सब चीजें अपनी जगह पे इनकी तारीफ हम कर सकते हैं, मैं इनका इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए ये पाकिस्तान के मसले नहीं थे। पाकिस्तान का मसला था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। पाकिस्तानी रियासत एक ऑब्सोलीट स्टेट बन चुकी थी, इसका निजाम ऑब्सोलीट हो चुका हुआ था। ये 21वीं सदी की रियासत की हमपल्ला रियासत नहीं रही। इसके अस्पताल, स्कूल, स्टेट्स क्राफ्ट, इसके इदारे सरकारी वो जदीद स्टेट के नहीं थे। इस निजाम के तहत आप एक स्कैंडिनेवियन रियासत सोशल वेलफेयर डेमोक्रेसी नहीं चला सकते थे। राइटली सेड अमीर अब्बास साहब, पॉइंट आ गया सर। मैं रनिंग आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। यकीनन इस वक्त जो हालात हैं वो मायूस कुनी है और उस पर मायूस ही हुआ जा सकता है, लेकिन उम्मीद की एक किरण फिर भी कहीं ना कहीं बाकी रहनी चाहिए, एक उम्मीद रहनी चाहिए कि शायद कुछ बेहतरी आ जाएगी। गो कि जब हम देखते हैं कि मिनी बजट ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाना है तो बेहतरी नज़र नहीं आती। दीगर मामला जो तीनों मौजूद मेहमानों ने बहुत तफसील
तफसील से बताए तो बेहतरी कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन चूँकि खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात, इसके लोग हमें कह रहे हैं कि हौसला रखें, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं। और फिर इलेक्शंस जिस तरह से बल्दियात में बताया, आवाम जनरल इलेक्शंस में भी चाहे EVM हो तो चाहे जिस तरह भी हो, अपनी राय का इजहार यकीनन खुलकर करेंगे और हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतनी ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।